जय हिंद दोस्तों, मैथ की बात में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, और इसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे लिप्सिज कंडीशन, क्योंकि लिप्सिज कंडीशन रिलेटेड है एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम से। इस एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम को पिकार्ड्स एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम भी बोलते हैं। तो आइए हम इस थ्योरम को समझने से पहले लिप्सिज कंडीशन को समझते हैं कि कब एक फंक्शन लिप्सिज कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहले तो हम जानते हैं कि लिप्सिज कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि एनी फंक्शन f इज सेट टू सेटिस्फाई लिप्सिज कंडीशन इन y ऑन एन ओपन कनेक्टेड सेट S इफ दिस कंडीशन होल्ड। तो यहाँ पे जो m है, इस m को हम लोग बोलते हैं लिप्सिज कांस्टेंट। इस m को हम लोग क्या बोलते हैं? लिप्सिज कांस्टेंट। और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि f लिप्सिज कंडीशन सेटिस्फाई करता है। एग्जांपल के लिए हमने एक फंक्शन उठाया है f ऑफ x, y इक्वल्स टू x प्लस वाई। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन है इसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, मतलब ये फंक्शन लिप्सिज कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के क्वांटिटी को इवेलुएट करें तो हमें मिलेगा कि मॉड ऑफ x y1 माइनस x y2 इज इक्वल्स टू, हमें मिलेगा x प्लस y1 माइनस x माइनस y2, और ये हमारा क्या हो गया? y1 माइनस y2। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के रूप में क्या आ रहा है? 1। तो यहाँ हमें m का वैल्यू कितना मिल रहा है? 1। तो हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन के लिए ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रहा है फॉर लिप्सिज कांस्टेंट 1। मतलब ये जो फंक्शन है x प्लस वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा लिप्सिज कंडीशन को। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि एक्चुअल में इसका क्या एप्लीकेशन है एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम के रिस्पेक्ट में। तो पहले एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पाए कि इस थ्योरम को पिकार्ड्स एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम भी बोलते हैं। तो कहता है कि अगर कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि dy by dx इक्वल्स टू f ऑफ x y इस फॉर्म का हो विथ सम कंडीशन, इस कंडीशन को इनिशियल कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि एक ही कंडीशन है तो उसको हम इनिशियल कंडीशन के रूप में लेते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ दिस कंडीशन, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यहाँ जो f फंक्शन है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो और साथ ही साथ ये f फंक्शन सेटिस्फाई करे किसको? लिप्सिज कंडीशन को इन y इन एनी नेबरहुड ऑफ x y, तो हम बोलेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो एक ही सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो क्या होगा? यूनिक होगा। और वो सॉल्यूशन क्या होगा? yx, और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? कि कोई एक नेबरहुड ऑफ x नॉट के। मतलब क्या है? x नॉट और y नॉट के अगर किसी नेबरहुड में हमारा फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस हो और साथ ही साथ f सेटिस्फाई करे लिप्सिज कंडीशन को, तो x के किसी नेबरहुड में एक फंक्शन yx एग्जिस्ट करेगा जो कि सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे दो चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, देन यूनिकनेस। ये जो एग्जिस्टेंस है ये f के कॉन्टिन्यूटी से ही डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब अगर f कॉन्टिन्यूअस हो तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के लिए f का कॉन्टिन्यूअस होना ही सफिशिएंट है। जबकि अगर उसमें हम ये कंडीशन ऐड कर दें कि f सेटिस्फाई करता है लिप्सिज कंडीशन को, तो वो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वही एक सॉल्यूशन होगा, दूसरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ देखने वाली बात जो है, जो सेकंड कंडीशन है कि f सेटिस्फाइज द लिप्सिज कंडीशन, इस सेकंड कंडीशन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे कंडीशन से। वो दूसरा कंडीशन क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। और ऐसा हम क्यों कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है कि डेल f बाय डेल y इज कॉन्टिन्यूअस implies f satisfies Lipschitz condition, f satisfies Lipschitz condition। तो in place of f satisfies Lipschitz condition, इस कंडीशन के जगह पे अगर हम लोग ये वाला कंडीशन यूज कर ले कि डेल f बाय डेल y इज कॉन्टिन्यूअस, तो अगर हम ये यूज कर रहे हैं और ये हमें ये कंडीशन दे रहा है लिप्सिज कंडीशन, इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन लेने का मतलब ऑलरेडी हम इस कंडीशन को ले रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f इज कॉन्टिन्यूअस अगर हम ले रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि f सेटिस्फाई करेगा लिप्सिज कंडीशन को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कंडीशन में। तो कभी कभी हम लोग f सेटिस्फाई लिप्सिज कंडीशन के जगह पे डेल f बाय डेल y इज कॉन्टिन्यूअस भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को इस रूप में लिखा जा सकता है कि इफ
f is continuous, not only f comma del f del y is are continuous in some neighborhood of x naught y naught, then there exists unique solution y of x in some nbd मतलब neighborhood of x naught। ये स्टेटमेंट भी इक्विवेलेंट है पहले स्टेटमेंट के। मतलब कभी कभी आप देखेंगे किसी बुक में आपको मिल जाएगा कि एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम का स्टेटमेंट यही दिया गया है कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल्स टू एफ एक्स वाई के लिए ये दिया है कि f एंड डेल एफ बाई डेल वाई आर कॉन्टिन्यूअस इन सम नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ये एक्स नॉट वाई नॉट कहाँ से आ रहा है? जो कंडीशन है y ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू वाई नॉट। अगर वहां पे ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो एक ही सॉल्यूशन होगा, एग्जिस्ट भी करेगा और वो सॉल्यूशन एक ही होगा। तो ये रहा यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस पार्ट में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट बनने वाली बात ये है कि अगर सेकेंड कंडीशन डेल एफ बाय डेल वाई को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक नहीं भी हो सकता है। यूनिकनेस के लिए हमारा सेकंड पार्ट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सेकंड पार्ट के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। एफ का कॉन्टिन्यूअस होना मतलब एग्जिस्टेंस तो दे देगा, लेकिन यूनिकनेस के लिए सेकंड कंडीशन का होना जरूरी है। अगर हम सेकंड कंडीशन को ड्रॉप करते हैं तो हम देख पाएंगे कि सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक यहाँ पे कंसिडरेशन में लेंगे, हम कंसिडर किए कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन ले लें dy by dx equals to y to the power half with the condition y 0 equals to 0, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो f of x, y फंक्शन है वो क्या है? y to the power half। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इज कॉन्टिन्यूअस, नो प्रॉब्लम। ये क्या है? रूट y फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा इन NBD नेबरहुड ऑफ ओरिजिन, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये ऑल ओवर R2 कॉन्टिन्यूअस है। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव को अगर हम देखें डेल एफ बाई डेल वाई, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो रहा है? 1/2 रूट वाई। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0,0। तो ये 0 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो नेबरहुड में भी तो ये 0 कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो इस फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस नहीं होने की वजह से हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा। ये पहला पार्ट कि एफ कॉन्टिन्यूअस था, वहां से तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ये पता चल गया, पर ये सेकंड कंडीशन कॉन्टिन्यूअस नहीं होने की वजह से हम देखेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। जैसे कि पहले हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन इसके मिलता है। तो हम लोग यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं y टू द पावर माइनस dy माइनस हाफ dy इक्वल्स टू d ऑफ x। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2y टू द पावर हाफ इक्वल्स टू x प्लस सम कांस्टेंट c। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ना कि y इक्वल्स टू x प्लस c बाई 2 टू द पावर 2। ये हमारा सॉल्यूशन आ रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है? जनरल सॉल्यूशन। अभी हम इसमें ये कंडीशन लगा देते हैं, जो कंडीशन दिया हुआ है y एट 0 इक्वल्स टू 0, तो इससे हमें क्या मिलेगा? ना कि 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस c बाई 2 होल स्क्वायर। यहाँ से हम देखेंगे कि हमें यहाँ से मिल रहा है c इज इक्वल्स टू 0। हमें यहाँ से क्या मिल रहा है? c इक्वल्स टू 0। तो ये जो सेंट्रल सॉल्यूशन है इससे हमें क्या मिल जाएगा? y इक्वल्स टू x बाई 2 होल स्क्वायर। यही हमारा सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन मिल रहा है। अच्छा, ये तो एक सॉल्यूशन हुआ, और साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि y इक्वल्स टू 0 अगर हम ले रहे हैं तो ये भी एक सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि y इक्वल्स टू 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इस कंडीशन को भी, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन आ गए यहाँ पे? 2 सॉल्यूशन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा सेकंड कंडीशन डेल एफ बाय डेल वाई कॉन्टिन्यूअस नहीं था। तो यहाँ पे आज हम सीखें, क्या सीखें कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर वो इस फॉर्म का हो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो इस विथ सम कंडीशन y ऑफ x नॉट इक्वल्स टू y नॉट, तो इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीजों का हम ब्यौरा दे सकते हैं बस f के प्रॉपर्टी को जान के। अगर f कॉन्टिन्यूअस है तो उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ये कंफर्म हो जाता है। अगर डेल एफ बाय डेल वाई कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो वो सॉल्यूशन एक ही होगा, ये कंफर्म हो जाता है। तो ये पार्ट जो है ये सफिशिएंट पार्ट है
कि सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस के लिए। यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो यूनिकनेस, एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम था वो इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए था, और ये कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है? 1 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या मोर देन 1 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम है? तो आंसर है कि हाँ, पर डायरेक्टली उसके लिए हम इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, पर हम जो हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसफर करेंगे किसमें? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और उसके बाद हम एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम का यूज करेंगे। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है, पर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करने के बाद। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस थ्योरम में। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो के देखने के बाद YouTube चैनल को फॉलो कर लें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने में आपको ज़्यादा समय नहीं जाता, वो खुद तो 5 सेकंड जाएगा, पर इससे हमारा उत्साह बना रहेगा। थैंक यू।